subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आप लोगों को बता रहे हैं 2022 का जो फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में गणित के जो प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव का, उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया हुआ था एग्जाम में, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0y के रूप के होते हैं। किस रूप के? 0y के रूप के होते हैं। ठीक है ना, तो शुरुआत वाले को हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि x का मान बोलते हैं, और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, y का मान बोलते हैं। तो इसमें ये भी याद रखिए आप कि x अक्ष को भुज भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि। चलिए इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, x के जगह पर भुज लिख दिए और y के जगह पर कोटि लिख दिए। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? भुज पूछा जा रहा है। तो देखिए भुज की जगह पर क्या आया हुआ है, भुज के नीचे आइए तो क्या है, 0 है ना, तो 0 ढूंढिए आप। देखिए बी नंबर में 0 लिखा हुआ है, तो 0 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, 2 नंबर में आ जाइए, क्या लिखता है कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सारवंतर होगा। सारवंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। देखिए इसमें दूसरा पद कितना है, 1/8। ठीक है, 1/8 लिख लिया हमने। घटाने का लिए घटा का चिन्ह दे दो। पहला पद क्या है इसमें, 0। ठीक है, अब 1/8 में से 0 निकाल देंगे। अच्छा 1/8 में से 0 निकाल रहे हैं, 0 एक भी पैसा तो नहीं है, तो 1/8 ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। चलिए 1/8 ही लिखिए, ढूंढिए इसमें 1/8 कहां पर, देखिए ए नंबर में है 1/8। ठीक है ना, क्लियर। 3 नंबर पर आ जाता है, क्या लिखता है इसमें, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है। सामान्य पद tn को बोलते हैं। सामान्य पद किसको बोलते हैं, tn बोलिए या तो nवां पद बोलिए, है ना। तो ये tn का मान दिया हुआ हमारे पास 5n-7, किसका मान दिया हुआ है, tn का। तो tn बराबर 5n-7। अब इसमें n का मान रखिए, n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, हमें क्या लाना है, प्रथम पद, है ना। चलिए n का मान 1 लीजिए, n बराबर 1। तो t हो गया, जहां भी n होगा वहां 1 रखिए, तो 5 × 1-7, ये हो जाएगा 5 का 5 -7। जब 5 में से 7 निकालिएगा तो माइनस कर दो। t1 है ना, t1 को ही तो प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद बोलिए या t1 बोलिए या तो a का मान बोलिए, कितना आ गया, -2। चलिए -2 ढूंढिए कहां पर है, -2। देखिए डी नंबर में है, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना। देखिए बिंदु ए हो गया, ठीक है, बिंदु बी हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा गया। चलिए इसको पी बोल दिए। ठीक है ना, ए कितना दिया हमारे पास 0.8, रखिए यहां पर आप 0.8, और बी पॉइंट कितना दिया हुआ आपके पास, -12 और 0। चलिए रखिए -12 और 0। ठीक है, अच्छा ये हम लोग जानते हैं ना, ये x1 होता है और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। हमसे क्या पूछा गया, मध्य बिंदु। तो एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का हम लोग निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x बराबर फॉर्मूला होता है इसका x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। ठीक है ना, तो x1 + x2 बोले थे, देखिए इसमें पहला है, इसमें भी पहला है, जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। x1 क्या हो गया 0, x2 क्या हो गया -12 बट्टा में 2 दीजिए, तो हो गया ना ये x1 का मान, x1 + x2/2 किसका निकल रहा है, ये x बराबर का निकल रहा है ना ये। तो चलिए 0 ± -12 नीचे 2, और 0 में से 12 घटाइए क्या आएगा, -12 आएगा, यही नीचे 2, 2 × 12, क्या आया आपके पास, -6। ठीक है ना, अब इस तरह y का निकाल लीजिए। y का फॉर्मूला में क्या बताया था आपके पास कि y1 + y2/2, y1 देखिए इसमें दूसरा, अब y2 है इसमें दूसरा, फिर है ना, तो मतलब दूसरा को दूसरा से जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास y1 + y2। y1 हो गया 8 प्लस y2 हो गया आपके पास 0। ठीक है ना, 2 से भाग दीजिए, और 0 जोड़ 8 कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। नीचे कितना, 2, 2 × 8 बराबर 4। तो x का मान कितना आया, -6 और 4। इस प्रकार से मतलब -6 और 4, पहले x वाला लिखिएगा उसके बाद y वाला लिखिए। अब ऑप्शन में देखिए कि -6 और 4 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो 4 नंबर में, हाँ बी नंबर में लिखा हुआ है -6 4, सही कर दीजिए। ठीक है ना, आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर में क्या पूछा गया है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों दिया हुआ आपके पास, तो केंद्र का निर्देशांक होगा। केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, सिंपल बता दीजिए, x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इसमें ऑप्शन आप सही कर दीजिए, डी नंबर। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदुएं
पी क्यू आर, आपके पास 3 बिंदु दिया गया और ये भी बोला कि संरेख है, ये तीनों बिंदु है, तो आपको क्या करना है, के का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक गोला बनाइए पहले, ठीक है ना। अब इस गोला में लिखिए 1 2 3, ठीक है ना। इस 1 2 3 के जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं x1, क्या लिखिए आप, x1, और अंदर लिखिए, जब अंदर जाएगा ना तो y के हिसाब से लिखिएगा। जब 1 लिख लिए तो अंदर y में लिखेंगे, तो 1 के आगे चलेगा 2, तो y2 माइनस y3, ठीक है। अब बाहर x1, अब बाहर में आएगा x2, चलिए प्लस का x2। देखिए जब 2 आ गया अंदर, 2 के बाद क्या आता है, देखिए 2 के बाद इस तरह से घूमिएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 1, तो अंदर में y के हिसाब से लिखेंगे। 2 हो गया तो y3 माइनस y1, ठीक है। जब प्लस x2 हो गया तो x3 चलेगा आगे, प्लस का x3। जब 3 आ गया, देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 1 2, अंदर लिखेंगे ना, तो 1 2 y के साथ होना चाहिए, तो 3 हो गया तो y1 माइनस y2 बराबर 0 कर लीजिए। तो 3 बिंदु जब संरेखी बोला जा रहा है, क्या का मान निकालने के लिए बोले, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसके जरिए लिखिएगा तो आसान लगेगा। चलिए हम लोग मान रखना चालू करेंगे। ये मान जो होता है हमारे x1 होता है, और ये होता है y1, ये होता है x2, और ये होता है y2, और ये होता है हमारे पास x3, और ये होता है y3। चलिए अब मान रखते हैं हम लोग। x1 लिखा हुआ है, देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ है, 2, चलिए रखिए यहाँ पर 2। उसके बाद अंदर क्या, y2 देखिए कितना दिया हुआ है, k, तो यहाँ पर रखिए आप k, माइनस y3 देखिए कितना दिया हुआ है, y3 माइनस का 3, ठीक है, तो रखिए आप यहाँ पर माइनस का 3, प्लस x2, देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 4, तो आप यहाँ रखिए 4। उसके बाद क्या, y3 कितना दिया हुआ, माइनस का 3, तो आप रखिए यहाँ पर माइनस का 3, सामने वाला माइनस लिखिए। उसके बाद y1 है, देखिए y1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 रखिए आप यहाँ पर, ठीक है, प्लस x3 है, देखिए x3 कितना है, 6 है, तो आप 6 लिखिए, इंटू y1 है, y1 कितना दिया हुआ है, 3, तो आप यहाँ पर रखिए 3, सामने माइनस है तो माइनस लीजिए। y2, देखिए y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है k, तो आप यहाँ पर रखिए k बराबर 0, ठीक है। मान हमने सेट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। 2 के सामने क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस डबल माइनस है, मिलकर बनेगा प्लस 3, प्लस 4, यहाँ पर तो गुना रहता है, गुना दीजिए। देखिए -3 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, चलिए माइनस में 6 कर लीजिए, प्लस इसको गुना कर लीजिए, 6 तिया 18, सामने वाला माइनस है, माइनस लीजिए, 6 इंटू के, 6 के कर दीजिए बराबर 0, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको गुना कर लीजिए, 2 इंटू के, 2 के प्लस 2 तिया 6, देखिए इसके बीच में गुना है ना, तो इन दोनों को गुना कर लीजिए, 4 छक 24, अकेला माइनस है इसलिए माइनस का 24, और प्लस का 18 माइनस का 6 के बराबर 0, ठीक है। अब इसका हिसाब करिए, प्लस का 2 के है और माइनस का 6 के है, तो किसकी संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस वाला बचेगा। कितना पीस बचेगा, जब 2 के है और माइनस का 6 के है, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 4 के, ठीक है। अब इसको देखिए, प्लस का 18 और प्लस का 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 24, प्लस का 24, और यहाँ देखिए पहले से दिया हुआ ये माइनस का 24 बराबर 0, ठीक है ना। हम लोग ये भी तो जानते हैं कि जितना प्लस है उतना माइनस, ये तो खत्म हो गया, 24 घटा 24 ये तो 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, सिर्फ माइनस का 4 के। लिखिए माइनस का 4 के बराबर 0, यहाँ पर गुना रहता है ना, चलिए तो के बराबर हो जाएगा 0, गुना में ये 4 है ना, तो भाग में 4 कर दीजिए, और ये वाला माइनस जो है ना यहाँ पर आ जाता है मेन लाइन पर, तो के बराबर हो जाएगा आपके पास, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो होगा 0, तो के का मान कितना आ गया हमारे पास 0। देखिए कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, हाँ डी की जगह पर लिखा हुआ है 0, तो आप इसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के शीर्ष, मतलब आपके पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और पूछा गया है इसका परिमाप, हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज से परिमाप निकालना है। देखिए हमने इसके लिए एक त्रिभुज बना दिया है और इसके तीनों शीर्ष को नोट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे, ए बी की दूरी निकाल लेंगे, बी सी की दूरी निकाल लेंगे और सी ए की दूरी निकाल लेंगे, और तीनों दूरी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक बात और समझिए आप कि ए बी की दूरी जब निकालिएगा तो इसको आप ये भी तो बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन सा, ए बी हो गया, इसमें दो बिंदु कौन सा हो गया, बी सी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें हो गया सी ए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें सी ए। चलिए ए बी की दूरी निकालते हैं, उसके बाद बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद सी ए निकाल लेंगे, तीनों जोड़ देंगे, परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं ए बी की दूरी, तो ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है ना। चलिए ए बी के पास चलते हैं, ये हो गया ए और बी, इसमें क्या कीजिएगा, पहला को पहला से घटाइए और दूसरा को दूसरा से घटाइएगा। चलिए इसमें पहला हो गया 0, इसमें भी पहला हो गया 0, तो 0 घटा 0 करते हैं यहाँ पर,
जीरो घटा जीरो, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, अंदर प्लस होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए, दूसरा को दूसरा घटा, इसमें दूसरा 4 है, इसमें दूसरा 0 है, तो 4 घटा 0 करिए, 4 घटा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट अंडर, अच्छा 0 घटा 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही तो होगा, है ना। अच्छा 4 में से जब घटा देंगे 0 तो वही 4 होगा, 4 ही होगा ये, तो 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 बाहर निकलेगा 4 होगा, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, आपके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है ना। ए भी निकल गया, चलिए अब BC निकालते हैं हम लोग, BC रूट अंडर, चलिए BC के पास जाएंगे वही करेंगे, पहला को पहला से घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, चलिए B और C हो गया, पहला इसमें कितना है 0, इसमें पहला 3 है, तो 0 घटा 3, 0 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस दीजिए, चलिए दूसरा को दूसरा से घटाते हैं, इसमें दूसरा 0 है, इसमें भी दूसरा 0 है, तो 0 घटा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट अंडर 0 में से 3 घटाइएगा वही -3 का स्क्वायर, है ना। अरे 0 में से 0 घटाएंगे वही 0, 0 स्क्वायर 0, इसको ढोने से क्या फायदा है 0, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, और 9 बाहर निकलेगा कितना होगा 3, ठीक है। अब कौन सा बाकी रह गया हमारे पास, CA, चलिए CA निकाल लेते हैं, CA बराबर रूट अंडर, चलिए इसमें भी लीजिए, पहला को पहला से लीजिए, CA के पास चलिए, CA इसमें पहला 3 है, इसमें पहला 0 है, तो 3 घटा 0 करिए, अब 3 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा को दूसरा से करिए, CA के पास चलिए, CA हो गया, दूसरा 0 घटा 4, मतलब पहले दूसरा इसमें 0 है और इसमें दूसरा 4 है, तो 0 घटा 4 होगा, 0 घटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बराबर रूट अंडर, 3 में से जब 0 घटाइएगा 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाइएगा क्या होगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर ये प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। चलो हमने तीनों भुजा को निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, परिमाप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप बराबर आप लिखिए, परिमाप बराबर तीनों भुजा को जोड़िए, पहला कितना लाए थे 4, ठीक है 4, प्लस दूसरा कितना लाए थे 3, ठीक है 3, प्लस तीसरा कितना लाए थे 5, तीनों को जोड़ दिए, आंसर हो जाएगा 4 3 7 5 12। देखिए परिमाप कहीं लिखा हुआ 12, ए में 5 इकाई, बी में कितना 12 इकाई, चलिए इसको सही कर दीजिए, बी का आंसर सही हो गया आपके पास 12 इकाई, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिंदुएं P Q और R से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 3 बिंदु ले लिया हमने P Q R, इससे एक त्रिभुज बना लिया और इसके तीनों पॉइंट को भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। मतलब हमें त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, चलिए फॉर्मूला इसका लिखते हैं, त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक गोला बनाइए, ठीक है, इसमें लिखिए आप 1 2 3, देखिए फॉर्मूला लिखने का स्टेप को समझिए आप, सबसे पहले आप लिखिए 1/2, ठीक है ना, चलिए ब्रैकेट लीजिए, अब अंदर लिखिए x1, क्या लिखिए x1, जब 1 गया ना तो अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जितना भी जाएगा ब्रैकेट के अंदर सब y में जाएगा, तो x1 हो गया, तो वो आगे चलेगा तो क्या चलेगा y2 माइनस y3, देखिए 1 2 3, ठीक है ना। आज बाहर हमेशा x लेना है, जब x1 हो गया तो अब बाहर में कौन आएगा x2 आएगा, कौन आएगा x2, ठीक है ना। अब जब 2 हो गया x2, तो 2 के बाद क्या चलेगा, देखिए 3 1 अंदर जाएगा, ये 3 1, तो y के साथ जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, जब बाहर x2 हुआ अब बाहर में क्या आएगा प्लस का x3, ठीक है ना। अब अंदर लिखेंगे, देखिए 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, इस प्रकार से घूमते रहिएगा हमेशा, 3 के बाद क्या आएगा 1 2, अंदर लिखाएगा ना ये 1 2, किसके साथ y के साथ, तो लिखिए आप यहाँ पर y1 माइनस y2, ठीक है ना, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब इसमें लिख लीजिए कि ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है, ये आपके पास x2 का मान होता है और ये वाला y2 का मान होता है, ये x3 का मान होता है और ये y3 का मान होता है। अब क्या करेंगे, मान को सेट कर लेते हैं, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट लीजिए, x1 है, देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान 3 है, 3 ले लीजिए, ठीक है। y2 है, देखिए y2 कितना है, y2 दिया हुआ है 0, ठीक है, 0 ले लीजिए, माइनस y3, देखिए y3 कितना है 4 है, चलिए 4 ले लीजिए, ठीक है, प्लस लीजिए x2 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लीजिए, y3 का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लीजिए,
माइनस से माइनस लीजिए, y1 है ये, y1 का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लीजिए आप, ठीक है ना। प्लस है प्लस लीजिए, x3 है ना, देखिए x3 कितना दिया हुआ है, x3 दिया हुआ 8, तो आप 8 लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है y1 कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लीजिए, ठीक है ना। माइनस है माइनस लीजिए, y2 है, देखिए y2 0 है, तो आप 0 लीजिए, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर दीजिए पूरा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट लीजिए, है ना। तो यहाँ पर तो क्या रहता है, गुना रहता है ये, तो 3 इंटू, अच्छा 0 में से 4 घटाते हैं, और 0 में 4 घटाइए जोड़िए तो घटे बढ़ेगा तो नहीं, यही माइनस का 4 बचेगा, लिखिए इसके साथ माइनस का 4 प्लस ये 7 लिखिए, यहाँ पर गुना होता है ना, तो गुना लीजिए, 4 में से 0 घटाइएगा तो क्या 0 घटे बढ़ेगा तो नहीं, 4 में से 0 घटाइएगा तो वही 4 बचेगा, ठीक है ना। प्लस 8, यहाँ पर गुना रहता है, गुना लीजिए, अब 0 में से 0 घटाइए क्या 0 ही होगा, है ना। तो चलिए 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट में बंद कीजिए, तो 1/2, ठीक है ना। इसके बीच में क्या दर, इन दोनों के बीच में क्या दर है, गुना गुना कीजिए, 4 तिया 12, माइनस 7 में लीजिए, माइनस 12 प्लस है प्लस लीजिए, इन दोनों के बीच में गुना है, इसको गुना करती है, 7 चौक 28 प्लस 8 गुना 0 क्या होगा ये 0, ठीक है। 1/2, ठीक है ना। अब इसमें क्या बचेगा हमारे पास, 28 में 0 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में से 12 निकालना पड़ेगा, निकालिए, 8 में से जब 2 निकालिएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 निकालिएगा तो 1 बचेगा, इसको कट लगाइए अब, 2 8 16 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया 8 वर्ग इकाई आ गया। देखिए ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ 8 वर्ग इकाई, हाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 8 वर्ग इकाई, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन में देखिए 180 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, बी नंबर पर है, चलिए इसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। अब 10 नंबर में आ जाइए, क्या बोल रहा है इसमें कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR के, है ना। तो आपको ये दिया हुआ कि कोण Q 40 डिग्री, तो कोण P क्या होगा, ठीक है। ये बात क्या दिया हमारे पास कि PQ बराबर है PR के, यहाँ पर क्या दे रखा है PQ बराबर है PR के। अच्छा P से P को खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा Q बराबर R, है ना। तो देखिए तो कोण Q कितना दे रखा है 40 डिग्री, तो Q की जगह जब 40 डिग्री रखिएगा तो बराबर R हो गया, मतलब R भी 40 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज में जो है टोटल 180 डिग्री होता है। चलिए त्रिभुज बनाइए, तो ये त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है, PQ और R, ठीक है। देखिए R कितना आया हमारे पास 40 डिग्री, चलिए R के लिए हो गया यहाँ पर ये 40 डिग्री, ठीक है। और कोण Q पहले से दिया हुआ है, कोण Q भी 40 डिग्री हो गया, ये भी हो गया 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 40 80 तो हमको मिल चुका पूरा। अब P के लिए कितना बच गया, P के लिए कितना बचा 100 डिग्री बचा, क्योंकि 40 40 80 तो हो चुका है, टोटल होता है 180 डिग्री, तो P के लिए कितना बच गया 100 डिग्री। चलिए 100 डिग्री जहां पर है वहां पर उसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा। तो गिनती की लगातार सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहां से चालू होता है 1 2 3 4 5 6, 1 से चालू होता है, तो सबसे छोटा कौन हो गया 1 हो गया। देखिए 1 कहां पर है C नंबर में, चलिए इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। 12 नंबर आ जाइए, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, जो संख्या रूट के अंदर है और वो बाहर पूरा निकल सकता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर रूट से वो बाहर नहीं निकल सकता पूरा तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए रूट से बाहर पूरा कौन सा निकल रहा है, ये 3 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ 25 बाहर निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। चलिए ये नंबर को आप सही कर दिए, आपसे परिमेय संख्या पूछा था, है ना। ये 25 निकल रहा था इसलिए 25 आपका सही आंसर हो गया। 13 नंबर समझिए, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है। हम अपरिमेय का मतलब क्या बताएं कि वो रूट से पूरा बाहर नहीं निकल सकेगा। देखिए ये तो पहले से बाहर निकला हुआ है, 16 भी बाहर निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये 25 कीजिएगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसमें 9 निकल जाएगा, क्या ये 27 निकलेगा, 27 का वर्गमूल निकलेगा, ये पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए C नंबर को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़े जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन समझिए, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समानुपाती होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या केवल एक और अपने आप से करता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहां से चालू होता है 2 से चालू होता है, इससे आगे जब जाएंगे तो 3 मिलेगा। अभाज्य संख्या चालू कहां से होता है 2 से चालू होता है, इससे आगे जाएंगे तो 3 मिलेगा। देखिए 2 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। हम शर्त इसमें क्या समझाएं कि वो संख्या जिसमें केवल एक और अपने आप से भाग लग जाता है उसको अभाज्य संख्या बोला गया है ना।
कि इसमें बोला गया पी और क्यू दो भाज्य संख्या। चलिए हमने नंबर के रूप में लिए दो भाज्य संख्या लगातार, इसका महत्तम बनाइए तो कितना आता है 2 3, क्या लगाइएगा 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, हाँ इसको मोड़िएगा 2 उतारिएगा, ठीक है ना, एक फिर लगाइए 1 2 2 कट लगाइए, तो यहाँ वाला आंसर कहा था नहीं, ये वाला एक आया आंसर कितना है, देखिए एक जहाँ पर है उसको आप सही कर दीजिए, ऑप्शन ए में है ना, तो सही कर दिया हमने। जितना भी लीजिएगा, अगर और आगे चलना है तो इससे आगे क्या मिलेगा, 3 का आगे 5 मिलेगा, है ना, ये 3 5 को भी 3 5 को भी लेगा ना, आपका आंसर सुन एक ही आएगा। देखिए 3 से लेते हैं, 5 अंदर जाएगा, 3 1 3, 5 में से 3 गया 2, इसको मोड़िए 3 उतारिए, ठीक है, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, इसको मोड़िएगा, फिर ये 2 उतारिएगा, है फिर ये 1 2 2, देखिए हमेशा आंसर जो आपके पास एक ही आएगा। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना, हमने ये साबित कर दिया, 2 क्वेश्चन हमने बना दिया इस पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है 0.13, अब देख रहे हैं ये लाइन पूरा पर लगा हुआ है, तो यहाँ 13 देखिए कहाँ पर लगा हुआ, ये 13 के नीचे देखिए आप क्या कि ये लाइन 2 पर लगा हुआ है, तो नीचे 2 गुना होना चाहिए। 13 के ऊपर क्या देख रहे हैं कि ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग 3 पर भी लगा हुआ है और 1 पर भी लगा हुआ है, जब 2 पर लगा हुआ है मतलब तो नीचे 2 9 होना चाहिए। देखिए 13 और नीचे दोनों कहाँ है, यहाँ पर है, इसको सही कर दीजिए, ये ट्रिक है, ठीक है ना। अगर ये 3 पर ही होता, सिर्फ ये लाइनिंग जो आपके पास 3 पर ही होता, तो नीचे हम लोग 1 9 ढूंढते, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि 2 9 पर है, दोनों अंक पर है, इसलिए 2 9 नीचे कहाँ है, वो वाला सही हो गया, और ये 13 होना चाहिए इसके पास, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 समझिए, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 18 तथा 72 का महत्तम समावर्तक है। चलिए महत्तम समावर्तक निकालता है 18 72 का, 18 72 कितना बार में लिखेगा, कितना बार में लगेगा, ये 4 बार में लगेगा, 18 चौक 72 होता है। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ वाला महत्तम का आंसर होता है ना, तो 18 आंसर आया, कितना है ए में 18 है, 18 लगा दीजिए निशान, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर देखिए, √12 का परमेयीकरण है, √12 का क्या पूछा गया, परमेयीकरण। चलिए √12 लिखा हुआ है ना, √12, इसको आप ये भी तो लिख सकते थे, √4 तिया 12, 4 ये बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन ये 3 बाहर नहीं निकल सकेगा, इसलिए √12 का परमेयीकरण, जो रूट वाला वही आंसर होता है, कितना आया इसमें, रूट वाला √3 है, देखिए √3 कहाँ पर, ए नंबर में, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है, आंसर हो गया। 18 नंबर समझिए, क्या लिखा हुआ है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या बोला, P एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी प्लस, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा यानी 2 4 6 8, तो देखिए आपके पास जोड़ा कहाँ पर है, देखिए P + 1 1 तो जोड़ा नहीं होता है, इसके पास भी देखिए 1 है, ये तो जोड़ा नहीं होता, पूरी तरह से जोड़ा कौन है, ये 2P, सम संख्या 2 से चालू होता है ना, सम की बात किया है इसलिए 2P, देखिए इसके पास 1 नहीं है, अगर 1 होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसके पास 1 है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये अकेला बेचारा यानी 1 ही है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसके पास भी 1 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। जोड़ा वाला संख्या कौन सा हमको देखने मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ए नंबर में 2P लिखा हुआ है, चलिए इसको सही कर दीजिए आप, ठीक है ना। 19 नंबर देखिए आप, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। शांत का मतलब क्या हुआ, जब 81 से इस 17 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा अगर कट जाता तो शांत है, ठीक है ना, अगर नहीं कटता तो वो अशांत है। तो सिंपल समझिए, आपकी 81 को तोड़िएगा तो ऐसे 9 9 81, अब अनुमान लगाइए कि 9 से जब इस 17 में भाग दे देंगे, क्या ये पूरा पूरा कटेगा, कभी नहीं कटेगा, ये तो अशांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए, तो 45 को अगर इसको करते हैं, मान लो 15 तिया 45, 15 तिया 45, ये तो 9 5 45 ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो 9 5 45। हम लोग क्या जानते हैं कि 5 से जब किसी संख्या में भाग दे देंगे, 5 से जब ऊपर वाला भाग दे देंगे 13 में, तो ये तो शांत हो जाएगा, लेकिन 9 आकर क्या कर दिया, इसको अशांत कर दिया, हमको आंसर अभी भी नहीं मिला है। अब चलिए इसके पास जैसे आते हैं हम लोग, ऊपर नीचे वाला तोड़ते हैं, हम 80 को तोड़िए तो 80 8 समझिए, इसको 2 को तोड़िए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। हम लोग क्या जानते हैं, हाँ 2 से ये शांत हो जाएगा, 2 से जब 19 में भाग देंगे तो पूरा पूरा दशमलव के रूप में कट जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, हर 2 से कट जाएगा ये, तो ये वाला संख्या क्या देख रहे हैं, 19/80 जो है शांत है, 19/80 जो है शांत है। शांत करने के लिए हम लोगों के पास गुणनफल किसका होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए हमेशा, 2 चाहे जितना मिल जाए, 5 चाहे आपके पास जितना मिल जाए, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, शांत हो जाएगा। चलिए इसे आगे समझिए, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यहाँ अशांत की बात क्या है, अच्छा 4 है तो इससे क्या मिलेगा, ये 2 दूनी 4, 4 सो है ना, 4 समझिए यहाँ पर कि 4 ले लिए, इसको तोड़ लिए, 2 दूनी 4, 2 से शांत हो जाता है, 2 से शांत हो जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अशांत पूछा गया। 80 है ना, 80 मतलब 8 को तोड़िए ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हम लोग क्या जाते हैं, 2 से शांत हो जाता है, 2 से शांत हो जाता है, 2 से शांत हो जाता है, सिंपल याद रखिए कि 2 से शांत हो जाता है, 5 से शांत हो जाता है, अगर 2 5 का गुणनफल है तो वो तब भी वो शांत हो जाएगा, ठीक है ना। 121 को तोड़िएगा तो किससे टूटेगा, 11 × 11 121 होता है, 11 से जब इस 13 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा,
भाग लगेगा, ये पूरा पूरा नहीं लगेगा, लगा कर देखिएगा नहीं लगेगा। ये 4 को तोड़िए, 400 है ना, हम 4 को तोड़िए तो 2 दूनी 4। जानते हैं कि 2 से ये 14 में भाग लगाएंगे तो शांत हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन जब 11 से 13 में भाग लगाइए, क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। चलिए सी नंबर को सही कर दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का व्यास निकालने के लिए बोला है। क्या दिया हमारे पास? वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और क्या बोला है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो, मतलब क्षेत्रफल वृत्त के परिधि के बराबर है, ठीक है ना। चलिए वृत्त का परिधि तो हमने लिख लिया, बराबर लगा देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखिए आप पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई से पाई को खत्म कीजिए, ठीक है ना। आर स्क्वायर है इसके पास, तो 2r, ये आर स्क्वायर बनता है कैसे? आर इंटू आर से ही तो बनता है, तो एक आर आप खत्म कर सकते हैं। तो त्रिज्या इसमें कितना आया, मतलब आर कितना आया आपके पास? 2 आया। आर क्या होता है? त्रिज्या होता है। और त्रिज्या को डबल करते हैं तो क्या मिलता है हमें? व्यास मिलता है। चलिए आपको व्यास निकालना है ना, तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर तो 2 त्रिज्या, मतलब 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। तो 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या आर को बोलते हैं। आर कितना निकाले हम लोग? 2 निकाले। चलिए यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 दूनी 4। हमें व्यास कितना मिला? 4। देखिए 4 कहीं लिखा हुआ है इसमें, हाँ डी नंबर पे लिखा हुआ है 4 इकाई। चलिए इसको सही कर दीजिए, 4 इकाई, ठीक है ना, आंसर मिल गया हमें। अब 22 नंबर देखिए क्या बोला इसमें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। गोला का आयतन पूछा गया है। चलिए फॉर्मूला इसका लिखते हैं। गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4/3, ऑप्शन पर ये आप ध्यान रखिए, क्या ऑप्शन में पाई पाई रखा हुआ है? हाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि पाई 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 रखा हुआ है। तो हम लोग पाई का मान यहाँ क्यों रखेंगे? पाई को पाई रख लेते हैं, ठीक है ना। पाई को पाई रहने दिए। आर की पावर 3 है ना, चलो आर यानी त्रिज्या रखा है, त्रिज्या को ही तो आर बोलते हैं। मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। मतलब आर हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम लोग कितना लगा देंगे? आर के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 लगा देंगे, ठीक है ना। तो 4/3 पाई, 3 के पावर 3 का मतलब क्या आता है? 3 3 पीस लिखना पड़ेगा, 3 गुना 3 गुना 3। चलिए ऊपर नीचे ये 1 1 पीस कट लगाइए, ठीक है ना। अब गुना कर लीजिए जो बचा हुआ है। 3 तिया 9, 9 चौक 36, और साथ में क्या है? पाई। आयतन, गोलक आयतन क्या है हमारे पास आया? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर चला तो ये पास आप लगा दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का यूनिट जो है, आयतन को मापा जाता है घन इकाई में, है ना, मतलब पावर 3 लगाया जाता है इसमें। चलिए 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कहाँ लिखा हुआ है? बी नंबर में। चलिए सही कीजिए, 36 पाई हो गया आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 10 पाई सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि फार्मूला क्या होता है? ये लिखिए आप, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? बराबर 2 पाई आर, ठीक है ना। परिधि दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ? 10 पाई। तो परिधि के सामने परिधि का मान रखिए 10 पाई, बराबर में इधर क्या है? 2 पाई आर। चलिए पाई से पाई खत्म कीजिए, इस 2 से इसको काटिए, 2 पंचे 10। तो आर कितना आया आपके पास? 5 आया। तो आर बराबर आपके पास आया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? इसका क्षेत्रफल होगा, किसका? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, क्या ऑप्शन में पाई पाई रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है। तो पाई का मान आप नहीं रखिएगा, पाई को पाई रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए पाई को पाई रहने दीजिए। आर हमने निकाल लिया कितना? 5। चलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 25 गुना पाई क्या हो जाएगा? 25 पाई, है ना। क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, हर जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आप यहाँ सेंटीमीटर लगा दीजिए स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है? देखिए आप, ऑप्शन सी में लिखा हुआ, देखिए 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप सही कर दीजिए। चलिए 24 नंबर आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 हो तो इसके विकर्ण की लंबाई होगा। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर
विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है ना, हमने शॉर्टकट दे दिया है, एल से लंबाई होता है, बी से चौड़ाई होता है, एस से ऊंचाई होता है। चलिए हम लोग मान लिखना इसका चालू कर लेते हैं। एल कितना दिया हुआ, मतलब लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो लंबाई कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, प्लस है, प्लस ले लिए। बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना, चौड़ाई ये दिया हुआ है, लंबाई के बाद चौड़ाई आता है, ये वाला चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस ऊंचाई, ऊंचाई ये लास्ट वाला कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64, और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 चौक 36, और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 चौक 25। चलिए सभी को जोड़िए, जोड़िए तो 4 और 6 10, 10 5 15, 15 का 5 बचा 1, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। रूट अंडर 125 आया, 125 में से कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। 125 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 25 पंचे 125, 25 का वर्गमूल होता है ये, 25 पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, कितना होगा 5। ये अकेला 5 बाहर निकल सकेगा नहीं, तो कितना आया 5√5। तो घनाभ का विकर्ण हमारे पास कितना आया 5√5। सेंटीमीटर लगा हुआ इसके पास, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हर जगह है, तो इसमें आप सेंटीमीटर दे दीजिए। अब घनाभ का विकर्ण का आंसर आ गया आपके पास 5√5 सेंटीमीटर। देखिए 5√5 कहाँ लिखा हुआ, हाँ ए नंबर में लिखा हुआ है 5√5, तो इसको आप सही कर दीजिए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। जो 25 नंबर देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पूरा वृत्त का फॉर्मूला होता है। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त पूछा गया, आधा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आधा कर दिए। आधा किससे होता है 2 से होता है। ठीक है ना, इसके नीचे 2 लगा दिए तो किसका क्षेत्रफल हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ लिख दिए अर्धवृत्त, क्या हो गया ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ऑप्शन में देखिए क्या पाई नहीं रखा हुआ इस बार है ना, तो पाई का मान हमें लेना पड़ेगा। चलिए पाई का मान ले लेते हैं 22/7। इसके नीचे कितना है 2, तो 2 रहने दीजिए ये। उसके बाद क्या है आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या को ही तो आर बोलते हैं। आर कितना है 4 है, तो आर स्क्वायर है। चलिए 4 का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 22 गुना 4 के स्क्वायर 16, और नीचे कितना है 7 गुना 2। चलिए काटना चालू कीजिए, इसको हटी तो 2 8 16। अब कुछ कटेगा, 7 के पार 22 नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है। चलिए ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए। अब 22 गुना 8, 22 गुना 8, और नीचे कितना बचा हुआ है 7, गुना करिए। 8 दूनी 16 का 6 बचा है, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, और नीचे कितना आया 7। तो देखिए 176/7 कहीं लिखा हुआ है, हाँ डी नंबर में लिखा हुआ है 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप सही कर दिए, डी ऑप्शन आपका सही जवाब।